देखिए बेटा, हमने कल डिस्कस किया था आइसोटोप्स के बारे में। और आइसोटोप्स कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। आपको पहले भी पता है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, केमिस्ट्री के अंदर आपके पढ़े हुए हैं। तो आइसोटोप्स का मकसद होता है कोई भी ऐसा न्यूक्लियस या कोई भी ऐसा एटम जिनके मास अनइक्वल हो लेकिन उनकी चार्जेस इक्वल हो। तो ऐसे जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाते हैं। जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है, बाकी उनकी साइज जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि ज्यादातर आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव होते हैं। तो पहले हम ये तय करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी किस चीज के अंदर हो सकती है और किस चीज के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं हो सकती। कौन सा न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव होगा और कौन सा न्यूक्लियस जो होता है वो रेडियो एक्टिव नहीं होगा, उसके पीछे कौन सा रूल है, किस रूल के थ्रू हम तय करते हैं। क्योंकि हमने तो यहाँ तक आज तक पढ़ा था कि जिनका नंबर 80 से अबव होता है वो रेडियो एक्टिव होते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं आइसोटोप्स को, तो मोस्टली जो आइसोटोप्स होते हैं वो ज्यादातर जो आइसोटोप्स होते हैं वो सब के सब रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो पहले रेडियो एक्टिविटी का एक पैरामीटर हम डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। देखिए, अब इसके अंदर जो होती है बेटा, मुख्तलिफ न्यूक्लियाई के लिए डिफरेंट रेशियो होता है। मैं वो रेशियो लिख लेता हूँ बेटा कि कौन सा इसके अंदर रेशियो होता है और कौन सा इसके अंदर नहीं होता। देखिए, सपोज करें कि हमारे पास एक ऐसा एटम है जिसका Z इज इक्वल टू 30 है। 30 तक जिनका चार्ज नंबर होता है उनका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो अप्रोक्सीमेटली जो होता है, अगर 1.25 से ज्यादा है तो वो रेडियो एक्टिव होंगे। ठीक है, ऐसे न्यूक्लियर जिनका चार्ज नंबर 30 तक है उनमें रेडियो एक्टिविटी ऐसे न्यूक्लियर के अंदर होगी जिनका चार्ज न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो होगा वो 1.25 जो है वो उसके अंदर होगा, या उससे कम होगा तो वो रेडियो एक्टिव नहीं होंगे, अगर उससे ज्यादा होगा तो वो क्या हो जाएंगे, रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। अब दूसरा होता है बेटा, दूसरा होता है इसका कि जिनके Z जो होते हैं ये होता है 47 तक। तो इनका अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो अप्रोक्सीमेटली 1.4 तक ये रेडियो एक्टिव नहीं होते, उसके बाद जो होते हैं ये रेडियो एक्टिव होते हैं। और अगर अबोव इनका जो Z होता है, अगर अबोव इनका Z जो होता है वो 76 होता है, तो इनका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो होता है वो ग्रेटर देन 1.5 से अगर अबोव होता है तो वो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये एक पैरामीटर है जिसके थ्रू आप रेंडमली देख सकते हैं कि ये जो होते हैं ये रेडियो एक्टिव कौन सा न्यूक्लियर हो सकता है और कौन सा न्यूक्लियर नहीं हो सकता। देखिए, अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के जो दो आइसोटोप्स होते हैं, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम होता है। तो जो ट्राइटियम होता है उसका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो कितना होगा, 2, क्योंकि उसके अंदर दो न्यूट्रॉन है और एक क्या होता है, प्रोटॉन। तो वो क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि हमारे पास ऐसा एक पैरामीटर होता है। इस पैरामीटर को अगर हम देखते हैं तो इस पैरामीटर के ऊपर हमें पता लगता है कि जो आइसोटोप्स होते हैं वो भी रेडियो एक्टिव होते हैं। क्योंकि रेडियो एक्टिव सिर्फ 80 या उससे अबव नहीं होते, वो भी रेडियो एक्टिव होते हैं जिनका जो है वो 80 से
बिलो नंबर होता है, जैसे ये ट्राइटियम की मैंने आपको बात की। तो इस तरह से रेडियो एक्टिविटी के लिए जो पैरामीटर हम लेते हैं, वो पैरामीटर हम लेते हैं न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर जगह पे ये रेशियो फॉलो हो। कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके अंदर एक्सेप्शंस होती हैं। अब इसके अंदर एक मैजिक नंबर्स होते हैं बेटा, हमारे पास होते हैं बेटा मैजिक नंबर्स। अब ये मैजिक नंबर्स कौन से होते हैं? देखें, ये हमारे पास होते हैं मैजिक नंबर। मैजिक नंबर का मकसद है ऐसे न्यूक्लियाई जिनके अंदर ये रेशियो फॉलो नहीं होता। तो इनके अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स हो या प्रोटॉन्स हो, 2 हो, 2 हो, 8 हो, 20 हो, 28 हो, 50 हो, 82 हो, या 126 हो, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों की तादाद में से किसी की भी देखें, तो ये जो होते हैं जिनके न्यूक्लियाई के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं या 2 न्यूट्रॉन होते हैं, या 8 प्रोटॉन होते हैं या 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो ऐसे जो न्यूक्लियाई होते हैं वो इस रूल के हिसाब से नहीं आते, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी जो होती है बाकी न्यूक्लियाई से ज्यादा होती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो नंबर वाले होते हैं जिनके अंदर आप प्रोटॉन्स की तादाद देख लें या न्यूट्रॉन्स की तादाद देख लें, तो अगर ये तादाद होती है तो फिर ये जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। एक और रूल भी होता है जिसके अंदर, अब वो मुझे रूल सही याद नहीं है, कि अगर हम उनकी तादाद देखते हैं इवन है या ऑड है, तो भी उस हिसाब से भी इसकी स्टेबिलिटी को हम इंडिकेट कर सकते हैं कि ये न्यूक्लियस जो होगा वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो आप कहेंगे कि रेडियो एक्टिविटी जो होती है उसको परखने के लिए कुछ हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। ये एक मैंने पैरामीटर लिखा, और दूसरा इवन ऑड नंबर वाला होता है, और दूसरा ये होता है कि ये जो नंबर्स होते हैं इनको मैजिक नंबर्स कहते हैं। कोई भी ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर इतने प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स की तादाद होगी तो आप कह सकते हैं कि वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये होती क्या है? देखिए, रेडियो एक्टिविटी का आपको पता है कि किसी भी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो अल्फा पार्टिकल का, बीटा पार्टिकल का या गामा रे का जो इमिशन होती है उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी होती क्यों है, कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि मुख्तलिफ जो न्यूक्लियाई होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं? तो बुनियादी तौर पे रेडियो एक्टिविटी होने का रीजन ये है कि कोई भी न्यूक्लियस स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, स्टेबल जब न्यूक्लियस होना चाहता है तो वो रेडियो एक्टिविटी शो करता है। अब वो अनस्टेबल क्यों होता है? अनस्टेबल इसलिए होता है कि जब किसी भी न्यूक्लियस के अंदर एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा प्रोटॉन्स की तादाद हो जाए, तो आपको पता है प्रोटॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर रिपल्शन का सबब बनते हैं, और रिपल्सिव फोर्सेस जब बढ़ जाती है तो न्यूक्लियस जो होता है वो अनस्टेबल होता है। और न्यूक्लियस ये नेचुरल टेंडेंसी है कि कोई भी जो चीज होती है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, या कोई भी चीज जो होती है वो हमेशा लोअर एनर्जी लेवल्स की तरफ जाती है। जैसे आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर पढ़ा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब लोअर से हायर में हम भेजते हैं तो वो बहुत थोड़ी टाइम तक वो हायर ऑर्बिट में होता है, फिर वो वापस जो होता है वो फॉल करता है। तो नेचुरली जो बॉडीज होती है उनकी टेंडेंसी होती है टुवर्ड्स लोअर स्टेट्स। इसलिए जब किसी भी न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं
तो प्रोटॉन्स के बढ़ने से या इवन न्यूट्रॉन के बढ़ने से रेडियो एक्टिविटी सिर्फ प्रोटॉन्स के बढ़ने से नहीं होती। प्रोटॉन बढ़ते हैं, एक सर्टेन अमाउंट प्रोटॉन्स की हो जाती, और प्रोटॉन्स को बैलेंस करने के लिए न्यूट्रॉन होता है नेचुरली, क्योंकि प्रोटॉन रिपल्शन में कंट्रीब्यूट करता है, न्यूट्रॉन अट्रैक्शन में कंट्रीब्यूट करता है, न्यूट्रल पार्टिकल है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को इतना वीक न समझे। ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूक्लियस की लेवल तक इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल मूव करना छोड़ दे तो इंटर ग्रेविटेशनल जो फोर्सेस होंगी वो बॉडी को कोलैप्स कर देगी। इसलिए न्यूक्लियस के अंदर कुदरती तौर पे आप देखते हो कि जैसे जैसे प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती जाती है तो उसके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ती है। लेकिन न्यूट्रॉन भी एक हद से जब ज्यादा बढ़ जाएंगे तो वो भी अनस्टेबल करेंगे न्यूक्लियस को। तो जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक लेवल से बढ़ जाते हैं तो उस न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है, और उस एनर्जी को कम करने के लिए न्यूक्लियस एक एक्टिविटी शो करता है जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। और उसके अंदर फिर वो अल्फा पार्टिकल भी इमिट कर सकता है, वो बीटा पार्टिकल भी इमिट कर सकता है, और वो गामा रेडिएशन भी इमिट कर सकता है। अब ये कौन सी फोर्स है जो रेडियो एक्टिविटी करवाती है? अल्फा को निकालने वाली, बीटा को निकालने वाली, गेमा को निकालने वाली कौन सी फोर्स है? तो यहाँ पे आपको पता है कि यूनिवर्स के अंदर 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। एक फोर्स होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है ना, इसका काम होता है रेडियो एक्टिविटी करवाना। जब न्यूक्लियस के अंदर इनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो जाती है, तो फिर ये होता है कि न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, और उस न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए एक फोर्स एक्टिव होती है जिस फोर्स को हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। और वो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है वो न्यूक्लियस से अल्फा, बीटा या गेमा एमिट करवाती है। नतीजे में उस न्यूक्लियस की एनर्जी कम हो जाती है और वो न्यूक्लियस जो होता है वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये बुनियादी रीजन से जो रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे एक न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का चार्ट आपके बुक में दिया हुआ, हम समझेंगे कि उस चार्ट से हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा न्यूक्लियस जो होता है वो स्टेबल होता है और कौन सा न्यूक्लियस जो होता है वो अनस्टेबल होता है। तो आप कहोगे स्टेबिलिटी चार्ट। देखें इसके अंदर ये चार्ट जो होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, सपोज करें कि मैंने इस तरह से ग्राफ बनाया और इस ग्राफ के अंदर ये मैं एक लाइन बना रहा हूं। इस लाइन को हम कहते हैं 45 डिग्री लाइन। ये लाइन जो होती है इसको हम कहते हैं 45 डिग्री लाइन। इस साइड पे किसी भी न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम करेंगे और इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल लेते हैं इसकी हीलियम की। आपको पता है हीलियम के अंदर सपोज करें ये 2 न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन। अगर आप इसको बनाएंगे तो ये आ जाएगी इस 45 डिग्री लाइन पे। इसको हम कहते हैं 45 डिग्री लाइन। ठीक है, तो ये हीलियम यहाँ पे होगा। इसका मकसद है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद बराबर होगी वो न्यूक्लियस जो होगा वो इस लाइन पे आएगा। ठीक है, अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर शुरू से जाएंगे
तो शुरू से मोस्टली जो होते हैं 1 से 2 से 3 से इस तरह से, तो उनके अंदर हाइड्रोजन को छोड़ दें। हाइड्रोजन को छोड़ के आप आगे जाएंगे तो इस तरह से उनमें तादाद बराबर होगी। तो आप कहोगे ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, तो वो होते हैं 45 डिग्री लाइन पे इस तरह से। तो ये 45 डिग्री लाइन पे वो होंगे जिनका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 हो। लेकिन आपको पता है जैसे इनका नंबर 20 से आगे जाएगा तो फिर ये होता है कि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लाइन डेविएट करती है और ये जो होते हैं न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है। और यहाँ पे एक पॉइंट आती है जिस पॉइंट का न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन 1.6 होता है, वहां से रेडियो एक्टिविटी शुरू होती है। जब आप इस तरह से बढ़ते बढ़ते नंबर जो होगा वो 80 तक जाएगा ना, तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो होगा वो ग्रेटर देन 1.6 होगा। और जब ग्रेटर देन 1.6 होगा तो वो एलिमेंट जो होता है वो क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्टेबिलिटी चार्ट है। ये आपको बताता है कि जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है, वो जो न्यूक्लियाई होते हैं वो इस लाइन के ऊपर आते हैं। जिनकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 से ज्यादा होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ये इस लाइन से क्या करते हैं, डेविएट करते हैं। और इस लाइन से जाते जाते डेविएट करते करते न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जब ग्रेटर देन 1.6 होगा तो वो जो होगा एटम, वो आप कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव हो जाएगा और इस तरह से चीजें आगे की तरफ जाएंगी। तो आप कहोगे कि ये एक स्टेबिलिटी चार्ट है। ठीक है, और ये जो स्टेबिलिटी चार्ट होता है ये हमें बताता है, ठीक है, ये स्टेबिलिटी चार्ट हमें बताता है कि कहां से रेडियो एक्टिविटी शुरू होती है। और इसके पैरामीटर्स डिफरेंट न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो के लिए डिफरेंट होते हैं। ये हम एक कॉमन पैरामीटर लेते हैं कि ग्रेटर देन 1.6 हो तो वो जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है या उसके पीछे क्या काजेज होते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी चीज इसके अंदर दी गई है कि रेडियो एक्टिविटी को जो डिस्कवर किया था वो किया था सबसे पहले बकेरल ने। ठीक है, हेनरी बकेरल ने ये बात डिस्कस की थी कि यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है, अब इसकी दो तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आगे मुख्तलिफ चीजें पढ़ने में हमें काम आएंगी। तो हेनरी बकेरल ने ये कहा था कि मैंने ये देखा है कि यूरेनियम से एक किस्म की रेडिएशन निकलती है जो न सिर्फ मुख्तलिफ चीजों के अंदर पेनिट्रेट करती है, लेकिन वो फोटोग्राफिक प्लेट्स को ब्लैक भी करती है। फोटोग्राफिक प्लेट्स कौन सी, एक्सरे वाली। अगर उन प्लेट से वो रेडिएशन गुजरती है तो उनको ब्लैक भी करती है। तो ये सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की जो डिस्कवरी थी वो बकेरल ने की थी। और बकेरल ने उसके बाद दो तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई थी। पहली ये कि रेडियो एक्टिविटी की जो फिनोमिना होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस का मकसद है ये सेल्फ डिसरप्टिंग एक्टिविटी है, मतलब कि ये खुद ब खुद होने वाली है। इसको टेम्परेचर असर नहीं करता, इसके ऊपर प्रेशर असर नहीं करता। अगर आप किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाओगे, किसी चीज का यूरेनियम के ऊपर टेम्परेचर बढ़ाओगे, यूरेनियम का प्रेशर बढ़ाओगे, यूरेनियम को ग्राइंड करोगे, यूरेनियम को डिसॉल्व करोगे, लेकिन यूरेनियम का एटम रेडियो एक्टिविटी नहीं छोड़ेगा। मीन्स ये स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है। स्पॉन्टेनियस फिनोमिना का मकसद है विच इज नॉट एक्सटर्नल ओरिजिन, ऐसा प्रोसेस जिसका कोई भी एक्सटर्नल ओरिजिन नहीं, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर इसके ऊपर जो है वो असर नहीं करता। यूरेनियम को आप ग्राइंड करें, यूरेनियम को डिसॉल्व करें, यूरेनियम का टेम्परेचर बढ़ाएं, यूरेनियम का प्रेशर, यूरेनियम को कुछ भी कर लें, उसमें से निकलने वाली रेडिएशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, वो रेडिएशन होती रहेगी उससे। दूसरी बात इसने जो बताई, दूसरी बात ये बताई
कि जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन होती है दैट डिपेंड्स अमाउंट ऑफ यूरेनियम। अगर आपके पास 1 ग्राम यूरेनियम है, उसमें से 10 रेज निकलते हैं, तो 2 ग्राम से 20 रेज निकलेंगे, 3 ग्राम से 30 रेज निकलेंगे। तो जितनी ज्यादा अमाउंट होगी यूरेनियम की, उतनी इंटेंस रेडिएशन निकलेगी। ठीक है, तो ये दो चीजें इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें बताई। एक ये कि रेडियो एक्टिविटी स्पॉन्टेनियस होती है, इसको आप किसी भी फैक्टर से इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये जो रेडियो एक्टिविटी होती है, ठीक है, कि इसके अंदर जो रेडिएशन की इंटेंसिटी होती है दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर अमाउंट ऑफ यूरेनियम। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ यूरेनियम पे डिपेंड करती है। इसके बाद मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने दो और जो है वो रेडियम और पोलोनियम डिस्कवर किए, और फिर हमें ये पता लगा कि ये सिर्फ यूरेनियम के अंदर नहीं होता, मुख्तलिफ न्यूक्लियाई के अंदर ये एक्टिविटी होती है जिनका नंबर अब होता है। इसके बाद इसके ऊपर काम किया रदरफोर्ड और इसके कोवर्कर्स ने, और वो इस नतीजे पे पहुंचे कि रेडियो एक्टिविटी के अंदर 3 किस्मों के रेज निकलते हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और तीसरे जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज को अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियर कहलाते हो, और इनकी स्पीड 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट होती है, जबकि जो बीटा पार्टिकल होता है इसकी स्पीड ज्यादा होती है, 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट होती है। और जो गामा है वो फोटॉन है, उसकी स्पीड लाइट के बराबर होती है। कल इंशाल्लाह करेंगे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के, या अल्फा बीटा गेमा कहाँ से निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलती है, इनकी ओरिजिन कल करेंगे।